हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। आज हम दो अधिगम सिद्धांतों पर बात करेंगे। उनमें से एक सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत, जो क्लार्क हल ने दिया है, और दूसरा सिद्धांत है मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, जो मैस्लो ने दिया है। दोनों ही अधिगम सिद्धांत बड़े वैल्यूएबल हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पुनर्बलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को सबसे पहले स्किनर ने प्रतिपादित किया था। पीछे पढ़ा अपन ने पुनर्बलन का सिद्धांत, जहां पर स्किनर ने कहा था कि पुनर्बलन जो होता है वो दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन सीखने की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन सीखने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है। तो ये एक अलग चीज हो गई। लेकिन यहां पर पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो सीखने की प्रक्रिया में कैसे मदद करता है, सीखने के साथ इसका सीधा प्रत्यक्ष क्या संबंध है, इसको लेकर क्लार्क हल ने अपने प्रयोग किए और सीखने का अधिगम सिद्धांत दिया, जिसे कहा जाता है प्रबलन का सिद्धांत, प्रेरणाहास का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। ऐसे कई नामों से इस सिद्धांत को दोस्तों जाना जाता है। अगर हम बात करें पुनर्बलन की, रीइंफोर्समेंट की, तो थोड़ा सा एक बार शब्द को समझते हैं। शब्द क्या है पुनर्बलन और रीइंफोर्समेंट क्या होता है। पुनर्बलन, देखो पुनर्बलन बना है बल से, ठीक है, बल से बना है पुनर्बलन, इसके साथ पुनः जुड़ा हुआ है, मतलब एक चीज जिसमें गति है उस पर पुनः गति देना पुनर्बलन कहलाता है। रीइंफोर्समेंट, किसी चीज में पहले से ही मूवमेंट है, पहले से वो चालू है, उसमें दोबारा से फोर्स देना, ताकत देना कहलाता है रीइंफोर्समेंट। तो दोस्तों रीइंफोर्समेंट की थ्योरी इसको कहा जाता है। प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन और पुनर्बलन दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। प्रबलन भी रीइंफोर्समेंट को ही कहा जाता है, रीइंफोर्समेंट, ये भी पुनर्बलन ही कहलाता है दोस्तों। दूसरा है प्रेरणाहास। देखो दो चीजें हैं यहां पर, ड्राइव, रिडक्शन। प्रेरणा का मतलब होता है ड्राइव, मोटिवेशन जो होता है, लेकिन यहां मोटिवेशन तो किसी को मोटिवेट करने के लिए काम करता है, लेकिन यहां पर प्रेरणा का मतलब है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो एक त्वरित इच्छा बनती है, जो एक त्वरित मानसिक हलचल बनती है या उत्तेजना की अवस्था बनती है, उसे कहा जाता है ड्राइव। और ड्राइव क्या होता है, जब उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो ड्राइव वापस से शांत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बहुत तेज भूख लगी है, इसका मतलब भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन की आवश्यकता के लिए बहुत तेज भूख लगती है, तो भूख लगना क्या है, वो है यहां पर ड्राइव। जब एक बार भूख लगी, भोजन की आवश्यकता, उससे भूख लगी, जो ही भोजन मिला तो भोजन मिलते क्या हो गया, भूख जो है वापस से कम हो गई, रिड्यूस हो गया, तो ये कहलाता है ड्राइव रिडक्शन, प्रेरणाहास। मतलब हास हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है, किसमें, प्रेरणा में या फिर ड्राइव में रिडक्शन हो जाता है। इसको कहते हैं प्रबलन का सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम है प्रेरणाहास का सिद्धांत। यहां पर क्या होता है कि जो ही ड्राइव की संतुष्टि के लिए रीइंफोर्सर जो होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को, तो उसमें जो ड्राइव है वो कम हो जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए इसको प्रेरणाहास का सिद्धांत भी कहा जाता है। परिष्कृत सिद्धांत, परिष्कृत इसलिए कहा जाता है कि पुनर्बलन मिलने से, रीइंफोर्स मिलने से जो प्रक्रिया होती है वो और बेटर होती है, उसमें और गति बनती है, अच्छाई की ओर जाती है, बेटरमेंट की ओर आती है, इसलिए परिष्कृत का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। यथार्थवादी सिद्धांत, यथार्थवादी इसी कहते हैं कि यह सामान्य व्यवहार में हर जगह कहीं ना कहीं हमारे साथ सीधा प्रत्यक्ष जुड़ा होता है, इसलिए यथार्थवादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अंतर्नोद का सिद्धांत, अंतर्नोद भी ड्राइव को ही कहते हैं, चालक को ही कहते हैं, तो क्योंकि ड्राइव के साथ इसका संबंध होता है, चालक के साथ में संबंध होता है, इसीलिए इसको चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। आगे की बात करें तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डब्ल्यू क्लार्क हल जो है, उन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और इस सिद्धांत के पीछे मूल में है आवश्यकता। क्या है, आवश्यकता। हल ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न गतिविधियां करता है, और उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो गतिविधियां होती हैं उसके परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति सीखता है। तो पुनर्बलन के मूल में होती है आवश्यकता या नीड। तो यह जो सिद्धांत है यह बेसिक नीड पर डिपेंड करता है, आवश्यकता पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको कहते हैं कि यह सिद्धांत आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
पुनर्बलन उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध को मजबूती प्रदान करता है। किस किस के बीच? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच। देखो उद्दीपक का मतलब क्या? भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन यहां पर क्या है? उद्दीपक हो गया। उसको प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रिया होती है, उस अनुक्रिया के बीच में मजबूती प्रदान कौन करता है? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार पुनर्बलन का काम क्या हो गया? उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को मजबूत बनाना। आगे की बात करें दोस्तों, तो पुनर्बलन की संकल्पना क्या होती है? कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है रीइंफोर्समेंट का? अभी रिसेंटली हमने क्या जाना कि व्यक्ति के द्वारा कोई भी गतिविधि उसकी आवश्यकता की पूर्ति पर निर्भर करती है। उसकी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया को हम यहां पर कहते हैं आवश्यकता की पूर्ति पर आधारित चीजें या कंसेप्ट या फिर सिद्धांत। तो कैसे संकल्पना बनेगी पुनर्बलन की, रीइंफोर्समेंट की? सबसे पहले क्या आवश्यकता? नीड। देखो जी, नीड किसकी? एग्जांपल लेते हैं, भोजन की किसी को आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। और भोजन की आवश्यकता का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता का मतलब होता है जब हमारे शरीर में भोजन की कमी हो जाती है, उस कमी के चलते जो दशा बनती है वो कहलाती है आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता है। अब इस भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर में एक उत्तेजना बनती है, हलचल बनती है, उसको कहा जाता है ड्राइव। तो ये ड्राइव क्या हो गया? ये भोजन के लिए जो ड्राइव है वो होती है दोस्तों भूख, हंगर। हमें भूख लगती है, हंगर का हम फील करते हैं और यह कहलाता है ड्राइव। फूड, तो फूड जो है उसको लेने के लिए हमें जो एक्साइटमेंट बनता है वो होता है भूख। अब उसके बाद इस प्रेरक के चलते हम विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं और जो ही भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो भोजन की प्राप्ति यहां पर क्या है? भोजन की प्राप्ति यहां पर है पुनर्बलन। किसका पुनर्बलन? जिसके लिए हमने अनुक्रिया शुरू की थी। और ऐसा करने से क्या हुआ? प्रेरणा हास हो गया। प्रेरणा हास का मतलब ये जो भूख था, ये जो प्रेरक था, भोजन की प्राप्ति होते ये जो भूख थी ये क्या हो गई? कम हो गई, रिड्यूस हो गई। क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो ये क्या करता है? यह सिद्धांत कहता है कि जो ही हमें पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, पुनर्बलन की प्राप्ति होते जो प्रेरित व्यवहार था, प्रेरणा थी, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए प्रेरणा हास का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर हल कहते हैं कि व्यक्ति के द्वारा जो भी गतिविधि की जाती है जिसके कारण अधिगम होता है, उन सबके पीछे व्यक्ति में निहित आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अनुक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होती हैं, वह सीखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। देखो कैसे। अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट की तैयारी करने के दौरान आपकी आवश्यकता क्या है? रीट में सिलेक्शन आपकी आवश्यकता है। इस रीट में सिलेक्शन आवश्यकता के लिए आप में जो हलचल बन रही है, जो एक्साइटमेंट बन रहा है, वह क्या है? सीखने के लिए तैयार होना, तत्पर होना, जिज्ञासा का बनना या फिर मेरे साथ डेली इंटरेक्ट करना। ऐसे करते करते जब आपका सिलेक्शन हो जाता है रीट में, उसके बाद ये जो प्रोसेस चल रहा है मेरे साथ सीखने का, यह आपका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रेरणा हास। ये संपूर्ण प्रक्रिया चल क्यों रही है सीखने की? इसलिए चल रही है कि रीट में सिलेक्शन आपकी आवश्यकता है। तो हल कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है और आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति सीखता है। इसको कहा जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो दोस्तों ये हमने समझा हल के द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के साथ कौन कौन से अन्य बिंदु जुड़े हुए हैं एक बार देखते हैं। सीखने के प्रारंभ में बालक को अत्यधिक पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। इससे बालक को प्रेरणा प्राप्त होती है। कार्य के बीच में बालक को प्रदान किए जाने वाले पुनर्बलन की मात्रा को कुछ कम कर लेनी चाहिए और अंत में इस पुनर्बलन को गौण पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। देखो यहां पर क्या है, पुनर्बलन को लेके एक डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी। पुनर्बलन क्या करता है? पुनर्बलन अपेक्षित अनुक्रियाओं के बढ़ने की संभावना को बढ़ा देता है। क्या करता है पुनर्बलन? हमारी अपेक्षित अनुक्रियाओं को या इच्छित परिणामों को प्राप्त होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। देखो कैसे। जैसे एक बच्चा सीख रहा है, सीखने के दौरान आपने कहा वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा।
अब आपके द्वारा बोले गए ये शब्द बालक के सीखने को गति प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे? डेफिनेटली गति प्रदान करेंगे। और बालक के सीखने को गति मिली तो ये क्या हो गया? पुनर्बलन हो गया। कैसा पुनर्बलन? सकारात्मक, क्योंकि इससे जो आप अपेक्षित व्यवहार चाहते हैं बच्चे में उसके बनने की संभावना बढ़ जाती है, और इसके चलते बच्चा अपेक्षित व्यवहार करता है तो सीखने को गति मिलती है, बच्चा गति के साथ तेजी से सीखना शुरू कर देता है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि केवल पुनर्बलन के द्वारा ही बच्चा सीखे, पुनर्बलन के द्वारा ही बच्चे में सीखने की प्रक्रिया बने, तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक टेंडेंसी है। क्यों है नकारात्मक टेंडेंसी? क्योंकि पुनर्बलन ही केवल सीखने का आधार हो तो हर जगह तो पुनर्बलन नहीं मिलेगा ना, सीखने की हर प्रक्रिया में तो पुनर्बलन उसको नहीं मिलेगा। जहां पुनर्बलन मिलेगा वहां बच्चा सीखेगा, जहां नहीं मिलेगा वहां पर नहीं सीखेगा, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ टेंडेंसी हो जाएगी। इसीलिए हल कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में शुरू में तो बच्चों को आप पुनर्बलन दो, जो ही पुनर्बलन देंगे बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और बच्चा सीखने को तेजी के साथ शुरू करेगा, सीखने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे ने सीखना शुरू कर दिया है, सीखने की प्रक्रिया बच्चे में चालू हो गई है, बच्चा स्वयं सीख रहा है, अब आप क्या करो, आपके पुनर्बलन को थोड़ा कम कर लो। कम क्यों कर लो? क्योंकि बच्चे को स्वयं को आगे बढ़ाना है, बच्चा स्वयं ही सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो, तो आपकी तरफ से दिए गए पुनर्बलन को कम कर लीजिए और धीरे धीरे आगे चल के आप क्या करें, आपके द्वारा दिए जाने वाले पुनर्बलन को बिल्कुल गौण कर दीजिए और बालक को ऑटोमेटिक आगे सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने दीजिए। यह पुनर्बलन प्रदान करने का सही तरीका है इस सिद्धांत के अनुसार। अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। यदि बालक उचित अनुक्रिया करे तो सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए और अनुचित अनुक्रिया करे तो नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए। सकारात्मक पुनर्बलन से अधिगम आसान हो जाता है। देखिए दो तरह का रीइंफोर्समेंट है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सकारात्मक का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव, और नकारात्मक हो गया नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सीखने की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, सकारात्मक परिणाम देता है। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बाधा पहुंचाता है सही कार्य में। लेकिन अगर कोई कार्य गलत हो रहा है बच्चे के द्वारा, आप चाहते हैं कि गलत कार्य आगे ना बढ़े, तो उसके आगे बढ़ने में आपको बाधा पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि बाधा पहुंचेगा तब वो गलत कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। गलत कार्य आगे नहीं बढ़ेगा तो बच्चे में रॉन्ग टेंडेंसी, गलत व्यवहार विकसित नहीं होगा। इसलिए जब भी वह अनुचित व्यवहार करे हम उसको नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो वो उसके आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाएगा और नकारात्मक व्यवहार उसका रुक जाएगा। जबकि अगर बच्चा सकारात्मक कार्य कर रहा है, पॉजिटिव कार्य कर रहा है, सीखने की उचित प्रक्रिया में है, तो हम उसको सकारात्मक पुनर्बलन देंगे। उससे क्या होगा? सीखने की गति बढ़ेगी, बच्चा तेजी के साथ में सीखेगा और आगे चल के सीखने की प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त कर लेगी। तो याद रहे, जहां नकारात्मक पुनर्बलन की आवश्यकता है वहां नकारात्मक दिया जाना चाहिए, और जहां सकारात्मक पुनर्बलन की आवश्यकता है वहां सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चा सीख रहा होता है तो कई सारी छोटी मोटी गलतियां होती हैं, कई सारी मिस्टेक्स बच्चे के द्वारा की जाती हैं। पीछे पड़ा था प्रयास और त्रुटियों के द्वारा भी सीखा जाता है। तो फिर जब बच्चा छोटी मोटी गलतियां कर रहा है, छोटी मोटी कमियां बच्चे में रह रही हैं, इस समय आपको नकारात्मक पुनर्बलन देने की आवश्यकता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तो कहीं भी नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि इससे बच्चे की सृजनात्मकता बाधित होती है। बच्चे में जो सीखने के प्रति ललक है, अवेयरनेस है, रेडीनेस है, वो बाधित होती है। बच्चा अपमान महसूस करता है और सीखने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बैरियर्स होते हैं। इसलिए सीखने की प्रक्रिया में कभी भी नकारात्मक पुनर्बलन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कहीं कोई चीज अगर आपको सुधार भी करनी है, संशोधन की आवश्यकता है, तो नकारात्मक पुनर्बलन के बजाय दूसरे शब्दों में दूसरे तरीके से चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से आपने कोई लिखवाया किसी चीज को और बच्चे ने वहां पर मात्रा की गलती कर दी। आपने बच्चे को लिखवाया पानी, ठीक है, आपने कहा बच्चे को बेटा पानी लिखो और बच्चे ने पानी इस तरीके से लिख दिया। अब इस तरीके से पानी लिखा था, आप कहेंगे गलत है। तो हम सामान्यतः क्या करते हैं, जो ही बच्चे ने ये लिखा हम तुरंत उस पर गोला बना देते हैं या फिर उसको क्रॉस कर देते हैं।
तो ये गोला बनाना, क्रॉस करना, दोनों ही यहां पर क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है और हमें इनको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो फिर आप बोलेंगे साहब ठीक करने के लिए क्या करें, क्या उसको गलत ही लिखने दें? जी नहीं, इसको ठीक करने के लिए आप करें क्या, इसको ठीक करने का तरीका यह है कि जब बच्चा पानी लिख रहा है, पानी बच्चे ने इस तरीके से लिखा, ये गलत है, तो आप यहां पर इसके नीचे अंडरलाइन करें, गोला नहीं लगाएं, क्रॉस नहीं लगाएं, अंडरलाइन करें, और जहां पर बच्चे की कॉपी खत्म होती है, जहां आप सिग्नेचर करने वाले हैं, वहां पर इसकी बजाय आप सही पानी लिखें, सही लिखें और बच्चे को कह दें कि हाँ आप इसको 5 बार लिखो, 4 बार लिखो, जो भी आपको लगता है उसको दोबारा लिखवा लो। इससे क्या हो गया, ये हो गया रिमेडी, यह हो गया संशोधन, यह हो गया बच्चे में हुई गलतियों को सुधारने के लिए सकारात्मक कार्य करने का तरीका। तो कमी भी सुधर गई और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी बच्चे को नहीं मिला। तो यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, सही तरीका यह है और यह तरीका पूरी तरह से गलत है। तो सीखने की प्रक्रिया में कभी भी नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन जो है बच्चों के साथ सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह हुआ हल के द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन का सिद्धांत। अब इससे आगे की थ्योरी की हम बात करें दोस्तों, अधिगम सिद्धांतों में हमारा अगला क्रम है मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मेस्लो, उन्हें मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। दोस्तों मेस्लो कहते हैं कि सीखने के लिए व्यक्ति की आवश्यकताएं, उसकी नीड्स वो जरूरी होती हैं। वो जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की नीड्स हैं, उनके लिए व्यक्ति सीखता है। और यह जो आवश्यकताएं हैं, इनके लिए प्रयास करना, इनके लिए संघर्ष करना, यह मानव का स्वाभाविक पाठ है, मानव के स्वभाव में होता है। इसलिए इसको मानवतावादी अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं अब्राहम मेस्लो, और उनके द्वारा एक पिरामिड दिया गया था, जिस पिरामिड के द्वारा इन आवश्यकताओं को एक निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए व्यवस्थित किया गया था। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। कौन सी? ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत जो है ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक अब्राहम मेस्लो ने दिया है, और उनके अनुसार क्या है, अधिगम एक मानवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानवीय प्रक्रिया है, हमारे नेचर में है। मैंने पहले भी कहा है स्वाभाविक प्रक्रिया है, बाय बर्थ ये प्रक्रिया बच्चे में आती है, जन्मजात क्षमता होती है सीखना। ये मानवीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिगमकर्ता को अपने सभी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। तो मानवतावादी सिद्धांत क्यों कह दिया? क्योंकि मानवीय प्रक्रिया पर आधारित है, और इस मानवीय प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के द्वारा निर्धारित सभी उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। और यह मानवतावादी जो स्वभाव है, बाय बर्थ जो व्यक्ति का नेचर है, इसके चलते व्यक्ति सीखता है और विभिन्न आवश्यकताओं की और उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी 5 आवश्यकताओं के कारण किसी भी विषय का अध्ययन करता है। 2 चीजें हो गई, पहली सीखना मानव का स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानव के द्वारा मानव में बाय बर्थ होने वाली प्रक्रिया है। दूसरी चीज, इस मानवीय स्वभाव के चलते अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो ये जो 5 आवश्यकताएं होती हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति किसी विषय का अध्ययन करता है। और ये जो 5 आवश्यकताएं हैं, इनको निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर विकसित होते हुए अब्राहम मेस्लो ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, ये 5 आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, तीसरी समूह संबंधी आवश्यकता, चौथी आत्मसम्मान की आवश्यकता, और 5वीं आत्मसिद्धि या आत्माभिव्यक्ति की आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स। आधारभूत आवश्यकताएं जो हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए होती हैं, जो बुनियादी होती हैं, प्रारंभिक होती हैं। जब इनकी पूर्ति हो जाती हैं तो फिर इसके बाद अगली आवश्यकताएं बनती हैं व्यक्ति में, उन्हें कहा जाता है उच्च आवश्यकताएं, हाई लेवल की नीड्स, अपर नीड्स। तो पहली नीड की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नीड्स। इनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स। देखो फिजिकल नीड का मतलब क्या हो गया?
हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें सांस की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की नीड होती है। शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, आराम की आवश्यकता होती है, काम तृप्ति की आवश्यकता होती है। तो ऐसी समस्त आवश्यकताएं जिनका संबंध हमारे इस सजीव शरीर के साथ जुड़ा होता है, उन्हें मेस्लो ने सबसे पहले प्राथमिकता दी है और पहली आवश्यकताएं कहा है। मेस्लो का कहना है कि जब ये पहली आवश्यकताएं शरीर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति में हो जाती हैं, तो उसके बाद व्यक्ति में अगली आवश्यकताएं जागरूक होती हैं, अगली आवश्यकताओं को महसूस करने लगता है। और उसके बाद नंबर 2 पे जिन आवश्यकताओं को रखा है मेस्लो ने दोस्तों, वो है सुरक्षा संबंधी। हर व्यक्ति को अपने समुदाय में, अपने समाज में, अपने आप के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुरक्षा भौतिक वातावरण से, सुरक्षा सामाजिक रूप से, सुरक्षा आर्थिक रूप से, तो विभिन्न पहलुओं में सुरक्षा महसूस करता है। सबसे पहले शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति अगर ये हो जाती है, तो उसके बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं महसूस करता है। ये दोनों बेसिक हैं, दोनों आधारभूत आवश्यकताएं हैं। जब सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति भी व्यक्ति में हो जाती है, तो फिर उसमें अगली आवश्यकता जागृत होती है, जिसे मेस्लो ने कहा है समूह संबंधी आवश्यकता। क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में अपने आप का विकास करता है, समाज में विकसित होता है, इसलिए समूह में विकसित होना उसको पसंद है, समूह के साथ रहना उसके नेचर में है। तो अगली आवश्यकता जो व्यक्ति में बनती है वह है समूह संबंधी आवश्यकता। अब जब समूह में रहने लगा है, ग्रुप में रहने लगा है, तो क्योंकि समूह में दूसरे सदस्य भी हैं, अन्य सदस्य भी हैं, अन्य सदस्यों में वो अपने आप को सुपर महसूस करता है, अपने आप को उच्च स्थान पर महसूस करता है, या फिर उनमें एटलीस्ट अपने सम्मान की चाहत उसमें बनने लगती है। जब तक व्यक्ति अकेला है, समूह में नहीं है, तब तक आत्मसम्मान की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समुदाय है ही नहीं। किसके द्वारा, किसके लिए सम्मान? लेकिन जब समूह में आ गया तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लिए सम्मान की भावना व्यक्ति में बनने लगती है। और उसके बाद 5वें नंबर की जो आवश्यकता व्यक्ति में बनती है, चौथे नंबर की जो आवश्यकता व्यक्ति में बनती है, वह कहलाती है आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता। जब आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता की भी पूर्ति व्यक्ति में होने लगती है, आत्मसम्मान भी उसको मिलने लगता है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी उसको मिलने लगता है, तो फिर सर्वोच्च आवश्यकता की उसमें उत्पत्ति होती है, सर्वोच्च आवश्यकता उसको महसूस होने लगती है। और दोस्तों वो कहलाती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्माभिव्यक्ति की आवश्यकता। आत्मसिद्धि का मतलब क्या हो गया? जैसा वो चाहें ऐसा होने लगे, तो यह है आत्मसिद्धि। आत्माभिव्यक्ति का मतलब जो वह सोचें, जो वह कहना चाहें, जिस तरह का व्यवहार वह करना चाहें, उस तरह के व्यवहार को किसी के साथ करें, जैसा चाहता है कहना वैसा कह पाएं, अभिव्यक्ति कर पाएं, अभिव्यक्ति कर पाएं, चाहे वो विचारों की हो, चाहे व्यवहार की हो, चाहे अन्य अभिव्यक्तियां हो, तो यह कहलाता है आत्माभिव्यक्ति। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी 5 आवश्यकताओं के लिए किसी भी अध्ययन को करता है, 5 आवश्यकताओं के लिए समस्त चीजों को सीखता है। अब इसको थोड़ा सा और अपन डिटेल समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। अगर हम मानव जीवन की बात करें दोस्तों, तो मानव जीवन का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल से माना जाता है। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जब मानव जीवन ने अपना जीवन शुरू किया था, तो सबसे पहली आवश्यकता क्या थी उसकी? भोजन संबंधी आवश्यकता, शरीर संबंधी आवश्यकता। तो मानव ने सबसे पहले जानवरों को शिकार करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना शुरू किया। धीरे धीरे जब उसके पेट की भूख मिटने लगी, शरीर संबंधी आवश्यकताएं पूरी होने लगी, तो उसको महसूस हुआ कि मुझे सुरक्षा चाहिए, जंगल के खतरों से मुझे सुरक्षा चाहिए। तो उसने गुफाओं में रहना शुरू किया, धीरे धीरे आवास बनाना शुरू किया। जब यह आवश्यकता भी उसकी पूरी हो गई, तो उसको लगा कि मुझे कुछ व्यक्तियों के साथ रहने की आवश्यकता है, तो उसने समूह बनाना शुरू किया और नदियों किनारे और कई जगह धीरे धीरे सभ्यताएं बनने लगी, समूह में रहने लगा। दुनिया थोड़ी और आगे बढ़ी, व्यक्ति का थोड़ा और विकास हुआ। जब समूह बनने लगे, तो समूह में फिर समूह के नेता के लिए संघर्ष होने लगे, और समूह के नेता के रूप में संघर्ष होने लगे तो कबीले बने।
और उन कबीलों में व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न गतिविधियां की गई, उनमें आत्मसम्मान बनने लगा। और जब और विकसित हुआ, व्यक्ति ने सोचना शुरू किया कि नहीं, मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, तो धीरे धीरे विकास करता चला गया। और जो उसने सोचा, जो उसने महसूस किया, वैसी ही चीजें वह करने लगा। उसने महसूस किया कि बहुत तेजी के साथ मुझे यहां से दिल्ली जाना है। उसने कार बना ली, आत्माभिव्यक्ति, आत्मसिद्धि हो गई। उसने महसूस किया कि ऐसा मेरे पास घर हो जो 12 ही महीने हर मौसम के लिए अनुकूल हो। बहुत सुंदर उसने बिल्डिंग बना ली, आत्माभिव्यक्ति, आत्मसिद्धि। उसने महसूस किया कि मैं यहां हूं, मेरे डिस्टेंस में जो भी मेरे साथी रहते हैं उनसे मैं बात कर सकूं। टेलीफोन बना लिया, मोबाइल बना लिया, आत्मसिद्धि हो गई दोस्तों। इस प्रकार हम मानव सभ्यता की बात करें तो भी मेस्लो का सिद्धांत जो है, मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत जो है, कहीं ना कहीं इसके साथ में कनेक्ट होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है, उसकी उच्च स्तरीय आवश्यकताएं उसमें बननी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मेस्लो ने 5 आवश्यकताओं को महत्व प्रदान किया और 5 आवश्यकताओं को 2 अलग अलग स्तरों में बांटा। पहला आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताएं, दूसरी उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। अगर हम आधारभूत आवश्यकताओं की बात करें तो यहां पर 2 आवश्यकताएं हैं, पहली शरीर संबंधी और दूसरी सुरक्षा संबंधी। अगर हम उच्च आवश्यकताओं की बात करें तो उच्च आवश्यकताओं में फिर 3 तरह की हैं, समूह संबंधी, आत्मसम्मान संबंधी और आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं का जो क्रम है फ्रेंड्स, वो क्रम नीचे से ऊपर की ओर है, निम्न से उच्च की ओर है। इसलिए इसको बोलते हैं एक हेरारकी बोलते हैं। यहां पर नीचे सबसे पहले पिरामिड बनता है। देखो, सबसे ज्यादा पार्ट है सबसे नीचे की आवश्यकता, मतलब शरीर की जो आवश्यकता है वो सबसे ज्यादा हम में होती हैं। इसकी सबसे ज्यादा महसूस हम करते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा हम सीखते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा। फिर इससे कम सुरक्षा, फिर इससे कम समूह संबंधी, फिर इससे कम आत्मसिद्धि, और इससे भी कम आत्मसम्मान, और इससे भी कम आत्मसिद्धि। इस प्रकार ये आवश्यकताएं नीचे से ऊपर की ओर एक क्रम में निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों, ये हुआ अब्राहम मेस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, जिसमें मेस्लो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का अधिगम करता है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने 2 अधिगम सिद्धांतों को पढ़ा। पहला हमने समझा पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसको हल ने दिया है। दूसरा हमने समझा अब्राहम मेस्लो का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। दोनों के साथ क्या कनेक्टिविटी है, दोनों में कहीं ना कहीं आवश्यकता की बात की गई है। लेकिन मेस्लो तो आवश्यकताओं के लिए सीखने की बात करता है, ठीक है, आवश्यकताओं के लिए सीखने की बात करता है। लेकिन जो आपका पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है, वो आवश्यकता से शुरू होता है और आवश्यकता की पूर्ति होने पर पुनर्बलन वहां पर उसको प्रदान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में आवश्यकता है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। यहां आवश्यकताओं को निम्न से उच्च स्तर पर 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है और वहां पर आवश्यकताओं में ज्यादा बात नहीं की गई है। सिर्फ आवश्यकताओं का रोल इतना है कि आवश्यकता होती है, जिसके चलते मस्तिष्क में ड्राइव होता है, प्रणोद होता है या फिर प्रेरक बनता है। उस ड्राइव के चलते फिर व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है और उन अनुक्रियाओं का जो परिणाम होता है वह पुनर्बलन के रूप में होता है, रीइंफोर्सर के रूप में होता है। रीइंफोर्सर से उसकी जो है प्रबलन से उसका जो प्रणोद होता है वो कम हो जाता है और उससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जिसके चलते संपूर्ण प्रक्रिया में व्यक्ति सीखता है। तो दोनों मिलते जुलते हैं दोनों कॉन्सेप्ट, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहां से तथ्यात्मक क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। जिसे कई बार मानवतावादी बात करें तो ये सिद्धांत किसने दिया, कितनी आवश्यकताएं हैं, कौन सी आधारभूत हैं, कौन सी उच्च स्तरीय है, आवश्यकताओं का क्रम किस प्रकार से रखा गया है, सबसे ऊपर की कौन सी है, सबसे नीचे की कौन सी है, इस तरह के कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अगर मैं पुनर्बलन के सिद्धांत की बात करूं तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं, किसने दिया, पुनर्बलन में प्रोसेस में सबसे पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। उसके अलावा सकारात्मक पुनर्बलन कौन सा है, नकारात्मक कौन सा है, सीखने की प्रक्रिया में कौन सा सहायक है, कौन सा इसमें बाधा पहुंचाता है। रीइंफोर्समेंट को लेकर शिक्षक की समझ, कक्षों में पुनर्बलन का कैसे प्रयोग करना है, इसको लेकर छोटे मोटे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं दोस्तों। तो इन दोनों अधिगम सिद्धांतों में से जो थ्योरेटिकल कंटेंट है वो मैंने आपको शेयर किया, और डिटेल से समझने के लिए जो लाइव टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, कई सारे क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो वहां इसके बारे में आपकी और ठीक से समझ विकसित हो जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, अधिगम के अगले सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।